हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारा कि कोविड-19 के कारण जो लोग आईसीयू में भर्ती हुए हैं उनमें से कई रोगी आईसीयू से निकलने के बाद किस रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी रोगी आईसीयू में भर्ती हुए हैं करीब 1 हफ्ते या इससे ज़्यादा रहने पर उन्हें पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के सिम्टम देखे जा रहे हैं, जिसमें वो क्या है बहुत ही सुस्त हो जा रहे हैं और उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित मुदियट्टू का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पे केरल राज्य से इसका संबंध है और हमारे राष्ट्रीय सूची जारी की गई है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, जिसमें 13 स्थानों को चिन्हित किया गया है। उसके बाद है हमारा कि आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की वर्चुअल बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है। तो यहाँ पे इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, निर्मला सीतारमण ने। जबकि इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि आईएमएफ की प्रमुख है, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता किया है। और कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ रहा है उससे निपटने के लिए उन्होंने एक समिति बनाया था, जिसमें भारत की तरफ से किसको रिक्रूट किया गया है, रघुराम राजन को रखा गया है इस समिति में। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा, हाल ही में चर्चित बंगलौर ब्लू क्या है। तो याद रखिएगा, बंगलौर ब्लू एक अंगूर की प्रजाति है जिसका प्रयोग किया जाता है जूस और शराब बनाने में। इस प्रजाति के लिए जीआई टैग के लिए भी आवेदन किया गया है। इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, इसका उत्पादन होता है कर्नाटक में। और अभी चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण क्या हुआ है, अभी इसकी कटाई नहीं हो पाई है। कटाई होने के बाद भी इसका यूज नहीं हो पाएगा, इस वजह से दिक्कत आ रही है। इस वजह से ये वर्ड बंगलौर ब्लू चर्चा में आया है। अगला है हमारा कि कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है। तो बीसीसीआई ने इसने किया है टीम मास्क फोर्स का गठन, जिसमें जो भी हमारे टॉप क्रिकेटर हैं उन्होंने लोगों को मास्क पहनने के लिए अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया है कि लोगों के मास्क के बारे में जागरूकता फैलाया जाए। बात आई है बीसीसीआई की, तो याद रखिएगा बीसीसीआई का गठन हुआ था 1928 में और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। बीसीसीआई से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट वीक में आए हैं। कौन कौन से, एक तो इसने महानतम कप्तान किसे चुना है, तो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है महानतम कप्तान के रूप में। ठीक, दूसरा ये है कि आईपीएल को कब तक के लिए रद्द किया गया है, तो अनिश्चित काल के लिए बीसीसीआई ने आईपीएल को रद्द कर दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय किस अधिनियम के तहत चिकित्सा पेशेवरों पर हमलों की जांच के लिए अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है। तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत टीम का गठन किया गया है। आपको पता है कि जो भी टीम है, जो हमारी मेडिकल टीम है या फिर पुलिस की बात कर रहे हैं, तो उन पे हमेशा हमला हो जा रहा है। आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चल रहा है। जबकि इस पूरे लॉकडाउन, इस कोविड-19 में सबसे ज़्यादा अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो हमारी पुलिस और हमारी मेडिकल टीम कर रही है। तो इस वजह से अगर देखा, जो भी हमारे राष्ट्रपति अगर वो देखेंगे कि कोई भी स्टेट ऐसा है जहाँ पे इन लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे 356 लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और उसके तहत इनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी ताकि ये अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। अगला है हमारा, रुद्र तेज सिंह का 20 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वे किस कंपनी के सीईओ थे, तो ये बीएमडब्ल्यू इंडिया के सीईओ थे रुद्र तेज सिंह। याद रखिएगा किसके सीईओ है, बीएमडब्ल्यू इंडिया के सीईओ हैं। ठीक, अगला है हमारा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
रोपड़ में शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किए गए बॉट प्रोजेक्ट क्या है? बॉट प्रोजेक्ट क्या है जिसमें कोविड-19 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में दवाइयाँ और क्या दिया जाएंगे? दवाइयों के साथ साथ इन्हें भोजन देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा कौन? एक रोबोट करेगा, जो कि दवाइयाँ भी देगा और क्या देगा? भोजन। अगला है हमारा, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर क्या रहेगी? तो भारत की विकास दर इसके अनुसार 1.8% रहेगी। जबकि अगर हम लोग एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इन्होंने कहा है कि भारत की विकास दर 4% रहेगी। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला हमारा कि पीवी सिंधु पर लिखी गई किताब, कौन सी किताब लिखी गई है? तो सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, जिसमें इनके मतलब जीवन से रिलेटेड और इसके अलावा इन्होंने जो ओलंपिक में पदक जीता था, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो वी कृष्णस्वामी अय्यर ने लिखा है ये पुस्तक, वी कृष्णस्वामी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल के पहले क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किससे, हमारा इंडेक्स से है या क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है कि मीडिया क्या है? लोकतंत्र की पांचवी इकाई कहा जाता है। किसको? मीडिया को लोकतंत्र की पांचवी इकाई कहा जाता है। और इसमें अभी ये इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि भारत कौन से स्थान पे है? भारत 142वें स्थान पे है। याद रखिएगा, भारत कौन से स्थान पे है? 142वें स्थान पे है। जबकि पिछले साल अगर हम लोग बात करें कि इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो पिछले साल इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 140वीं थी। ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा? पहला तो सही है, ए वाला हमारा सही है। बी है कि इस रैंक में प्रथम स्थान पे कौन है? स्वीडन है। गलत है, यहाँ पे स्वीडन पहले स्थान पे नहीं है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद है हमारा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो हमारा ए और सी राइट आंसर है, जबकि ये बी वाला हमारा हो जाएगा गलत। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ठीक। अब बात आती है कि पहले स्थान पे है कौन? तो पहले स्थान पे देखिए नॉर्वे है, दूसरे पे फिनलैंड है और तीसरे पे है डेनमार्क। ठीक, याद रखिएगा। अब ये जो इंडेक्स है जिसमें भारत 2 अंक कम हुआ है, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? इसकी वजह बताई जा रही है कि 2019 में जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, जिसमें धारा 370 हटने के बाद सरकार ने ऐसे हालात खड़ा कर दिए जहां पर जर्नलिस्ट जा करके कवर नहीं कर सकता। तो ये थी स्थिति, इस वजह से भारत इस साल क्या है? 2 अंक कम पे आ गया है। ठीक, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों की क्या, अच्छा जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को कब हटाया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब? 31 अक्टूबर, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है, तो चीन 177वें स्थान पे है, पाकिस्तान 145वें स्थान पे है, श्रीलंका 127वें स्थान पे है और लास्ट पे कौन है? तो नॉर्थ कोरिया है आखिरी स्थान पे। याद रखिएगा। अगला है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति ने नौकरियों के लिए दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर अस्थायी रोक लगा दिया है? तो ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले रहा है। जैसे जब भारत ने अनुसूची 1 में शामिल किया था किसको? हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा को। तब भी अमेरिका ने कहा कि इसको हटा दिया जाए और इसको एक्सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा अमेरिका ने क्या किया है? डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दिया है अमेरिका ने, या कहते हुए कि अगर डब्ल्यूएचओ सही समय पर अमेरिका की बात मानता और चीन के खिलाफ कोई एक्शन लेता, तो शायद आज कोविड-19 इतना व्यापक रूप नहीं लेता। और अभी यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया है? दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर अस्थायी रोक लगा दिया है। और ऐसा करने का रीजन बताया जा रहा है कि देश के लोगों की नौकरियों की रक्षा करना। ठीक, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि अमेरिका में जो भारत के पहले से प्रवासी रह रहे हैं उन पर यह नियम लागू होगा कि नहीं।
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो टॉक बैक कीबोर्ड किसने विकसित किया है? गूगल ने विकसित किया है। किसके लिए किया है? दृष्टिहीन लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया गया है। अब बात आई है ब्रेल कीबोर्ड की, तो याद रखिएगा कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। लुइस ब्रेल का जन्म दिवस कब है? 4 जनवरी को, और 4 जनवरी को ही मनाया जाता है ब्रेल दिवस के रूप में। ये जो है ब्रेल कीबोर्ड, इसका उपयोग किसी भी अतिरिक्त हार्डवेयर के साथ, इसको बिना किसी हार्डवेयर के इसको जोड़ा जा सकता है, और इसमें बोल के क्या करेंगे? टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेल कीबोर्ड को एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप या उसके लेटेस्ट वर्जन के एंड्रॉयड ओएस पर चलने वाली डिवाइस के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटा करके 3 साल कर दिया है? तो ये किया किसने? आंध्र प्रदेश ने किया है। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात आई है तो याद रख लीजिए कि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन करते हुए यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को 5 साल से घटा करके 3 साल कर दिया, और इस नियम के तहत रमेश कुमार का कार्यकाल खत्म हो गया। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन हमारा, आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा नव विकसित बैक्टीरिया पहचान सेंसर का नाम क्या है? तो इस सेंसर का नाम क्या है? बग स्निफर है, याद रखिएगा। ठीक है, बग स्निफर है इसका नाम। पुणे में स्थित है आगरकर अनुसंधान संस्थान। इन्होंने बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए एक संवेदनशील और किफायती सेंसर का विकास करने में सफलता हासिल किया है। इस उपकरण के माध्यम से 1 मिलीमीटर के नमूने में मात्र 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं के होने पर भी केवल 30 मिनट में इसकी पहचान की जा सकती है। इस उपकरण के उपयोग से सबसे आम रोगजनक जीवाणु एस्चेरिचिया कोलाई और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की आसानी से पहचान की जा सकती है। अब इन दोनों बैक्टीरिया के टाइप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एस्चेरिचिया कोलाई यह खाद्य पदार्थों, मनुष्यों तथा जानवरों की आंत में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है कि ये अधिकांशतः हानिकारक तो नहीं होता है, लेकिन डायरिया जैसे रोगों का कारण बन सकता है या बैक्टीरिया, और कुछ अन्य संक्रमण से श्वसन संबंधी बीमारी और निमोनिया जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरा हमारा सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसमें क्या होता है? यह समूह है, एक रोगजनक जीवाणु है। ठीक है, सैल्मोनेला क्या है? समूह का एक रोगजनक जीवाणु है। यह मनुष्य और जानवर दोनों को प्रभावित कर सकता है। पक्षियों के मल से या एक पक्षी से दूसरे पक्षी तक पहुंच जाता है। इसके संक्रमण से व्यक्ति की आंत में सूजन हो जाती है, दस्त, उल्टी, बुखार और पेट में ऐंठन आदि का कारण बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानने से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं अप्रैल में देख लेते हैं। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जो कि मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है। 4 को मनाया जाता है माइन अवेयरनेस डे के रूप में। 5 को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 को एज यूजुअल आप लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ था, तो 7 तारीख को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी से याद कर लीजिए। 17 को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। उसके बाद 11 तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस। 13 तारीख को जलियांवाला बाग नरसंहार, जो कि हमारे आधुनिक इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 14 तारीख को संविधान के जनक BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा 18 तारीख को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 19 तारीख को मनाया जाता है विश्व यकृत दिवस के रूप में, और 22 तारीख को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, देखिए, पहली बार इसको कब मनाया गया था? तो 1970 में इसको मनाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका थीम क्या है इस साल? क्लाइमेट एक्शन। जबकि पिछले साल इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज।
पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य से पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा, हाल ही में सीमा सड़क संगठन किस राज्य में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापरिजो में 430 फीट लंबे बेली या फिर बैली पुल का उन्नयन किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पाया जाता है कीबीथू। ठीक है, तो याद रखिएगा, बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर यह पुल बनाया है। इस पुल का वजन पहले 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन किया गया है, जिससे कि भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। यह पुल भारी तोपों का भार सहन करने में सक्षम है, जिन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सुबनसिरी नदी का उद्गम क्या है? तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से होता है सुबनसिरी नदी का उद्गम। ठीक है, याद रखिएगा, यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से होती हुई दक्षिण में असम घाटी तक पहुंचती है। ठीक, अच्छा, असम घाटी की बात आई है तो असम घाटी में पाया जाता है एक नदी द्वीप, जिसे हम लोग जानते हैं माजुली द्वीप के नाम से। ठीक, याद रखिएगा। और इसी असम घाटी में बहते हुए सुबनसिरी नदी लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, सुबनसिरी नदी को व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है। अगला है हमारा कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई है, तो इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। देख, इसमें क्या है, इसमें तो अगर शॉर्टकट में बताया जाए कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख के पेंशन की इसमें व्यवस्था की गई है। और यह योजना कब से कब तक लागू है? 30 मार्च से 30 जून की अवधि के लिए लागू की गई है। ठीक, इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख की सहायता दी जाएगी। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति का नया सचिव किसे बनाया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है राष्ट्रपति का सचिव। ठीक, और इनकी जो नियुक्ति हो गई है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह कार्यकाल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं और ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के तौर पर अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। इनकी नियुक्ति संविदा या फिर जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसी के आधार पर हुई है और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान होगा। इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव कौन थे? तो संजय कोठारी थे। संजय कोठारी को 2020 में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। अगला हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 21 अप्रैल 1947 को मेटकॉफ हाउस नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण में पहले बैच को संबोधित करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इसको आयोजित किया जाता है। सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।